स्वागत है आपका द हिंदू न्यूज़पेपर डिस्कशन में। आज है 27 मार्च। हमारी फर्स्ट न्यूज़ एक MOU मतलब एक एग्रीमेंट हुआ है किन के बीच में। ये हुआ है क्याग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, साथ ही बिसाग यन, जिसका फुल फॉर्म है भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस एप्लीकेशंस एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स। ये लोकेटेड है गुजरात में। यहाँ से प्रीलियम का क्वेश्चन बन सकता है। क्याग ना अपनी ऑडिट कैपेबिलिटी को इन्हांस करना चाहता है, तो अब वो यूज़ करेंगे बिसाग एन के कटिंग एज टूल्स को, साथ ही टेक्निक को अपने ऑडिट कैपेबिलिटीज़ के लिए। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, इन्होंने शुरू किया है जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2025। वाटर कंजर्वेशन में लोकल कम्युनिटीज़ का क्या इम्पोर्टेंस है, ये आर्टिकल इस बात पे फोकस करता है। यहाँ से एक मेंस का क्वेश्चन बन सकता है। वाटर कंजर्वेशन के लिए हम लोकल कम्युनिटी को कहाँ तक साथ ले सकते हैं और उनकी जो इंडिजिनस टेक्निक है या प्रैक्टिसेस है, हम इनको हमारे वाटर कंजर्वेशन में अडॉप्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हमें 5 पॉइंट्स मिलते हैं। फर्स्ट, हम इंश्योर करेंगे इफेक्टिव पार्टिसिपेशन लोकल कम्युनिटी का, साथ ही उनका जो मेन स्ट्रीम इकोलॉजिकल प्रैक्टिसेस है वाटर कंजर्वेशन के। हमारी जो लोकल कम्युनिटीज़ है उनके पास ना रिच नॉलेज है इकोसिस्टम का। अभी तक हमारी जितने भी वाटर पॉलिसी आई है उसमें लोकल कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन रहा है वाटर सोर्स के मैनेजमेंट के लिए। लेकिन यहाँ पे ना डिसीजन मेकिंग पावर हमेशा स्टेट अथॉरिटी के अंडर रही है, गवर्नमेंट ऑफिसर के अंडर में रही है। अभी जो नया अभियान है इसमें डिसीजन मेकिंग में हम साथ लेंगे लोकल कम्युनिटीज़ को। सेकंड इशू यहाँ पे आता है, जो हमारे सोसाइटी में वल्नरेबल ग्रुप है, जो सोशली एंड इकोनॉमिकली मार्जिनलाइज है, इनको ज़्यादा फेस करना होता है वाटर क्राइसिस को। हम पॉलिसी ऐसे बनाएंगे जो इन लोगों पे फोकस करे, वल्नरेबल ग्रुप पे। थर्ड आता है, हमारी जो वाटर पॉलिसीज़ है मैनेजमेंट है, ये ना फ्रैगमेंटेड है, मतलब इकोसिस्टम जैसी है वैसे अलग अलग डिपार्टमेंट के अंडर में। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंडर में, वाटर डिपार्टमेंट के अंडर में, लैंड इस डिपार्टमेंट के अंडर में, बायोडाइवर्सिटी इन्वायरमेंट के अंडर में। तो रेगुलेट करते हैं सबको हम डिफरेंट पॉलिसी से, साथ ही डिफरेंट अथॉरिटी द्वारा। हमारे वाटर पॉलिसी में इन्होंने मिल के काम करना चाहिए। हमारे लिए एक एग्जाम्पल यहाँ पे मिलता है वेस्टर्न इंडिया में जो इकोलॉजिकल प्रैक्टिसेस है रूरल कम्युनिटीज़ की, जहाँ पे है ओरन्स। ओरन एक पवित्र वन है, सैक्रेड ग्रोव्स, जो लोकल कम्युनिटी है वहाँ की, राजस्थान की। यहाँ पे उनके डीप रिलीजियस एंड कल्चरल सिग्निफिकेंस है इन लोकल आदिवासियों का ओरन्स के प्रति। ओरन्स यहाँ पे ट्री है, ग्रास कवर है, तो ना ये सरफेस रन ऑफ वाटर को ट्रैप कर लेता है, अपने पास रोक लेता है और सपोर्ट करता है इन सिटू रेन वाटर हार्वेस्टिंग को। 4 आता है, हम ना ह्यूमन पे ज़्यादा ध्यान देते हैं वाटर कंजर्वेशन में, पर फॉरेस्ट एनिमल हमारा ध्यान इन पे भी जाना चाहिए। हमें रेगुलेट करना है हमारे लॉ को, पॉलिसी को नॉन ह्यूमन इन्वायरमेंट के लिए भी, क्योंकि जो नॉन ह्यूमन इन्वायरमेंट है ये हमारे लाइफ का वैल्यू का एक अंतर्गत पार्ट है, इंस्ट्रिक वैल्यू है। तब हमें वाटर कंजर्वेशन के लिए इन्वायरमेंट पॉलिसी को साथ में लेना होगा। 5th आता है वाटर और क्लाइमेट चेंज का क्या इम्पैक्ट हो रहा है वाटर पे। जैसे जैसे
अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है, भारत में वाटर का गैप बढ़ सकता है। तो क्लाइमेट एंड वाटर पॉलिसी हमें एड्रेस करना है, दोनों को मिला के क्लाइमेट चेंज का क्या इम्पैक्ट हो सकता है वाटर पे। हमारी वाटर पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए जो क्रिएट करे क्लाइमेट रिसिलिएंट वाटर सिस्टम को, और हमारे आज के जो सिस्टम है इसको साथ लेके चले। हमारी क्लाइमेट पॉलिसी एडेप्टेशन पॉलिसीज होनी चाहिए जिसका फोकस रहे बिल्डिंग ऑफ रिजिलियंस इकोसिस्टम टू वाटर गैप के लिए। अब चलते हैं हमारे अगले इशू पे। भारत में एक सहकारी कोऑपरेटिव सेक्टर के लिए एक विश्वविद्यालय बन रहा है, त्रिभुवन यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय, जिसके लिए पार्लियामेंट में अभी एक बिल आया है, त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी। ये भारत की प्रथम राष्ट्रीय कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी रहेगी जो लोकेटेड होगी इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट, जो है आनंद, गुजरात में। यहाँ से प्रीलियम की लाइन बन सकती है। वैसे भी 2025 ये यूनाइटेड नेशन का इंटरनेशनल ईयर है फॉर कोऑपरेटिव का, तो क्वेश्चन डायरेक्टली इनडायरेक्टली मेंस में भी आ सकता है। त्रिभुवन नाम इसलिए रखा, अभी जो हमारा अमूल ब्रांड है, अमूल दूध पीता है इंडिया, इसके जो फाउंडर है उनका नाम था त्रिभुवन काशीभाई पटेल। इन्हीं के नाम पे अभी इस यूनिवर्सिटी का नाम रखा है त्रिभुवन यूनिवर्सिटी। 2018 के महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन MPSC, महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन सबऑर्डिनेट सर्विसेज प्रीलियम 2018, इसमें एक क्वेश्चन आया था, कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना। दिस स्कीम लॉन्च बाय सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन अप्रैल 1, 2016। स्टेटमेंट बी, अंडर द स्कीम गवर्नमेंट will provide ₹8,000 financial aid to pregnant and lactating mothers. Statement C, it also aims at improving health of pregnant women and lactating mothers through cash incentives. हमें यहाँ फाइंड करना है करेक्ट आंसर। इसका आंसर अब देखेंगे। आपको याद है 27 फरवरी को हमने एक आर्टिकल कवर किया था मैटरनिटी एंटाइटलमेंट्स का। भारत में जितनी भी आती है मोस्टली प्रेग्नेंट वुमन, उनको ना न्यूट्रिएंट्स फूड नहीं मिलता है, हेल्थ के लिए भी चैलेंजेस काफ़ी है और खुद के लिए रेस्ट के लिए टाइम मिलता नहीं। उसी को ध्यान में रखते हुए 2013 में 2013 में हमारे मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ने नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंडर में कुछ प्रावधान शुरू किए, जहाँ पे ऑल प्रेग्नेंट वुमन फॉर्मल सेक्टर को छोड़ के उनको मिलेगा मैटरनिटी बेनिफिट्स, एक चाइल्ड के लिए 6,000 रुपीज़। और जब नई गवर्नमेंट आई उन्होंने 2017 में मिनिस्ट्री ऑफ वुमन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने शुरू किया प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना, पर इसके अंडर में रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया फर्स्ट 1 चाइल्ड के लिए। अगर सेकंड चाइल्ड लड़की हो तभी आपको नेक्स्ट इंटाइटल मिलेगा। इसमें फर्स्ट चाइल्ड के लिए मिलेंगे 5,000 रुपये चाइल्ड के लिए। तो इसी पे ना आज एक न्यूज़ आई है जहाँ पे हमारे सोनिया गांधी जी का कहना है जो स्कीम है भारत में प्रेग्नेंट वुमन के लिए, ये ना अंडर फंडेड काम कर रही है। जैसे नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013, इसमें इनफॉर्मल सेक्टर में जो वुमन काम करती है उनको मिलेगा मैटरनिटी बेनिफिट 6,000 एक चाइल्ड के लिए। उसके बाद
2017 में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना शुरू की थी, जहाँ पे फर्स्ट चाइल्ड के लिए मिलेंगे 5,000, सेकंड चाइल्ड के लिए मिल सकते थे अगर सेकंड चाइल्ड लड़की हो। तो मेरा सवाल आया, तो लड़के का क्या दोष इसमें, अगर किसी को लड़का हो जाता है तो छोड़िए, फिर से आते हैं हमारे क्वेश्चन पे। ये स्कीम शुरू हुई थी 2017 में, तो हमारा स्टेटमेंट ये हट जाता है, हम ऑप्शन 1 हटा देंगे। अंडर स्कीम यहाँ पे मिलेंगे 5,000 रुपीज़, स्टेटमेंट बी भी हट जाता है, तो ऑब्वियसली स्टेटमेंट हमारा एक मतलब सी सही है। अब आते हैं इस एडवर्टाइजमेंट पे। हम चलेंगे तिरुवनंतपुरम, जहाँ पे लोकेटेड है विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। ये सेंटर आता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के अंडर में, इसरो के अंडर में। इसरो आता है डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंडर में, और डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस आता है हमारे प्राइम मिनिस्टर के अंडर में, PMO के अंडर में। यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है, प्राइम मिनिस्टर, उसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, उसके बाद इसरो, एंड उसके बाद विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। अब चलते हैं सरफेस टू ईयर मिसाइल को देखने, जिसका नाम है वर्टिकली लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू ईयर मिसाइल। इसको बनाया है DRDO ने। यहाँ से प्रीलियम की लाइन बन सकती है, और इसको हमने टेस्ट किया है इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज, जो आता है चांदीपुर में, और चांदीपुर आता है ओडिशा में। यहाँ से भी एक प्री का क्वेश्चन बन सकता है। 2016 के प्रीलियम में एक क्वेश्चन आया था, व्हाट इज आर पर्पस ऑफ डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन इन इंडिया। फर्स्ट स्टेटमेंट, promoting mineral exploitation activities in mineral rich district। हमें यह फाइंड करना है करेक्ट आंसर। सेकंड स्टेटमेंट कहता है प्रोटेक्टिंग इंटरेस्ट ऑफ पर्सन्स अफेक्टेड बाय माइनिंग ऑपरेशंस। थर्ड स्टेटमेंट ऑथराइजिंग स्टेट गवर्नमेंट्स टू इशू लाइसेंस फॉर मिनरल एक्सप्लोरेशन। हमारा एक एक्ट है माइंस एंड मिनरल डेवलपमेंट एक्ट 1957। इसके अंडर में 2015 में हमने बनाया डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन। भारत में जहाँ जहाँ माइनिंग होती है उस डिस्ट्रिक्ट में ये फाउंडेशन बनाया जाएगा, और मिनरल से जितना टैक्स आता है कुछ टैक्स को इस फाउंडेशन के अंदर में जमा कर देंगे, और उस मनी को यूज़ करेंगे माइनिंग अफेक्टेड पीपल के लिए, उनके वेलफेयर के लिए। और 2016 की प्रीलिम में यूपीएससी ने उस पर क्वेश्चन पूछ लिया, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन। फिर से आते क्वेश्चन पे, ये प्रमोट करेगा मिनरल एक्सप्लोरेशन एक्टिविटीज़ इन मिनरल रिच डिस्ट्रिक्ट। ये बिल्कुल गलत है। माइनिंग एरिया में जो अफेक्टेड पीपल है उनके वेलफेयर के लिए इस डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन को बनाया गया है। तो हमारे सारे ऑप्शन हट जाते हैं, A, C, D। सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, प्रोटेक्टिंग इंटरेस्ट ऑफ पर्सन्स अफेक्टेड बाय माइनिंग ऑपरेशंस, बात बिल्कुल सही। थर्ड स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग है, अथॉराइज स्टेट गवर्नमेंट टू इशू लाइसेंस। यहाँ पे लाइसेंस की कोई बात नहीं मिनरल के एक्सप्लोरेशन के लिए। अभी ना ये जो डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन है इसको पूरे हो गए 10 ईयर, तो हो सके फिर से प्रीलिम में क्वेश्चन बन जाए। तब आते हैं आज की न्यूज़ पे। अभी हमने देखा डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन, इस फाउंडेशन में ना जितने भी पैसे आ रहे माइनिंग रिलेटेड, उस फंड को ना ठीक से यूटिलाइज नहीं कर पा रहे, या उस फंड को डाइवर्ट कर रहे किसी अदर पर्पज़ के लिए। डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन
एक नॉन फॉर प्रॉफिट ट्रस्ट है। इसको बनाया जाता है माइनिंग डिस्ट्रिक्ट में, और जितना रेवेन्यू आता है माइनिंग से, इसको ना इस फंड में यूज़ किया जाता है फाउंडेशन में। अभी 645 डिस्ट्रिक्ट में ये फंड, ये मैनेजमेंट काम करता है फाउंडेशन। 2015 में हमने शुरू किया था प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना, जो माइनिंग अफेक्टेड एरियाज है, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के थ्रू हम ना डेवलपमेंट करेंगे। और डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन में जो फंड आता है, ये फंड यूज़ करेंगे इस प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना में। और जो हमारा फाउंडेशन है और जो योजना है, दोनों का एक उद्देश्य है यहाँ से पॉवर्टी को और डिप्रेशन को ख़त्म कर देना। हम एक बनाएंगे बैलेंस इन्वेस्टमेंट ह्यूमन रिसोर्स में, साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर में। हो सके यहाँ से पूरा एक मेंस का क्वेश्चन बने, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन एंड प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना। अब आते हमारे अगले PYQ पे। ये क्वेश्चन आया था 2016 के प्रीलिम में। व्हाट इज आर पर्पस ऑफ गवर्नमेंट्स सोवरिन गोल्ड बॉन्ड स्कीम एंड गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम? स्टेटमेंट फर्स्ट, टू ब्रिंग आइडल गोल्ड lying with Indian household into economy. Second statement, to promote FDI in gold and jewelry sector. Third, to reduce India's dependence on gold imports. हमें पता है क्या होता है करंट अकाउंट डेफिशिएट। भारत दुनिया का एक ऐसा देश है जो ना सबसे ज़्यादा गोल्ड को इंपोर्ट करता है, और हम भारतीय लोग क्या करते हैं, गोल्ड को परचेस कर लेते हैं, लेकिन उसको हम रख देते हैं अपने घर में या उसकी बना देते हैं ज्वेलरी और इसको यूज़ करते हैं। अगर गोल्ड आपके घर में आपने रखा है तो उस गोल्ड का हमारे लिए उतना मतलब नहीं है, और हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते हैं, गोल्ड को इंपोर्ट करते हैं इंडिया में। तो गवर्नमेंट ने यही सोच के इस स्कीम को बनाया था, जितना भी गोल्ड आपके घर में किसी ट्रस्ट में आप ना उसको बैंक के पास रख दीजिए, और बैंक आपको ना उस पर इंटरेस्ट देगा जितना मार्केट में चल रहा है, और जब उसका पीरियड खत्म हो जाएगा आप अपना गोल्ड लेके जाइए। तो हम क्या करेंगे, कम करेंगे बाहर से इंपोर्ट, और जो इंडिया में गोल्ड है उसी को यूज़ करेंगे मार्केट की इकोनॉमी में। ये क्वेश्चन इसी को शो कर रहा है। स्टेटमेंट फर्स्ट पे आइए, टू ब्रिंग आइडल गोल्ड, जो पड़ा है गोल्ड कहाँ पे, इंडियन हाउस होल्ड में, उसको कहा लाएंगे इकोनॉमी में। ये बात बिल्कुल सही है। सोवरिन गोल्ड बॉन्ड एंड गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम, आपके पास जो गोल्ड है वो बैंक में रख दीजिए, बैंक आपको हर मंथ इंटरेस्ट देगा उसका। हमारा फाइंड करना है करेक्ट आंसर। हम हटा देंगे ऑप्शन बी को। सेकंड स्टेटमेंट पे आते हैं, टू प्रोमोट FDI इन गोल्ड एंड ज्वेलरी सेक्टर। ऐसा कोई हमारा यहाँ पे टारगेट नहीं है। हम ऑप्शन सी भी हटा देंगे, माफ़ कीजिए, हम ऑप्शन डी हटा देंगे। और थर्ड आता है, टू रिड्यूस इंडियाज डिपेंडेंस ऑन गोल्ड इम्पोर्ट। ये बात बिल्कुल सही है, हमारा ऑप्शन यहाँ पे सी मिल जाता है। आज उसी पे एक न्यूज़ आई है, गोल्ड डिपॉजिट स्कीम, इसको हम अपना डिसकंटिन्यू करना चाहते हैं। हमने देखा ये स्कीम है जो इनकरेज करती है हाउस होल्ड को एंड किसी इंस्टीट्यूशन को, आप डिपॉजिट कीजिए आइडल गोल्ड इन एक्सचेंज फॉर इंटरेस्ट पेमेंट। गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम जिसको शुरू किया था 2015 में, आप ना गोल्ड डिपॉजिट कर दीजिए इसके कुछ ईयर के लिए, जैसे 1 to 3 ईयर, 5 to 7 ईयर्स एंड 12 to 15 ईयर्स। अब गवर्नमेंट चाहती है 5 to 7 ईयर्स एंड 12 to 15 ईयर्स डिपॉजिट को हम ना अब डिसकंटिन्यू कर रहे हैं, यहाँ से हो सके फिर से प्रीलिम में क्वेश्चन बन जाए। आज के लिए इतना ही है, थैंक यू।